दोस्तों, इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आज भी एक हॉट टॉपिक है डिबेट के लिए, जो आज भी भारत के लोगों के लिए सपना है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पिछले 150 सालों से क्वाइटली स्मूथली चल रहा है। और वो स्टेट है सबका प्यारा मनपसंद टूरिस्ट स्पॉट यानी कि गोवा। और दोस्तों, इसका क्रेडिट ना तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जाता है, बल्कि ये क्रेडिट जाता है पोर्तुगीज रूल को। ये बात है जब पोर्तुगीज ने 450 साल 450 ईयर्स तक गोवा पे रूल किया और उन्होंने पोर्तुगीज सिविल कोड वहां पे लागू किया। यानी कि चाहे मैरिज है, चाहे डाइवोर्स है, या प्रॉपर्टी में मेल फीमेल के बराबर राइट्स हैं, ये अधिकार समानता से सबको दिए गए। लेकिन टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1961 में गोवा पोर्तुगीज के रूल से आज़ाद हुआ और भारत का राज्य बनने लगा। और इस समय अब भारत सरकार के पास एक चैलेंज था कि क्या गोवा के ऊपर जो इंडिया में ऑलरेडी चल रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी के कारण, उस विभिन्नता के कारण जो अलग अलग कम्युनिटीज के अंदर, अलग अलग धर्मों के अंदर अपने पर्सनल लॉज चल रहे थे, ऐसे में जो एग्जिस्टिंग सिविल कोड है उसी को कंटिन्यू किया जाए या गोवा को एक न्यू अपने कस्टम्स को फॉलो करने के लिए कहा जाए। ऐसे में भारत ने एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया और गोवा को यूनिफॉर्म सिविल कोड जो एग्जिस्टिंग था उसको कंटिन्यू करने दिया। और ऐसा क्यों करने दिया, इसका कारण था, एक तो वो लोगों के अंदर पहले से प्रचलित था, वो लोग उसके आदी थे और उसके अंदर मेल फीमेल को प्रॉपर्टी के ज़्यादा बेहतर राइट्स दिए गए थे समानता के साथ। और ऐसे में ज़्यादातर लोगों का कोई विरोध भी नहीं था यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ। सो दोस्तों, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भारत के लिए एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट इसको लाने के लिए बहुत कोशिश कर रही है और ये गोवा में ऑलरेडी चल रहा है, बट पोर्तुगीज सिविल कोड। सो फ्रेंड्स, ये जो आपने मज़ेदार जानकारी देखी, ये किस्सा सुना, ये सिर्फ और सिर्फ एक मज़ेदार कहानी या किस्सा नहीं था, ये था आपका रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो ऐसे ही मज़ेदार ढंग से हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमंत पर। मैं जल्दी से बता दूं कि रोज शाम को 7:15 बजे पिछले 151 दिनों से नॉन स्टॉप हमारी वीडियो आ रही है, सिर्फ आपके प्यार और सहयोग के कारण। इस बढ़ती हुई जर्नी जो वंदे भारत ट्रेन की तरह चल रही है नॉन स्टॉप, और अगर आपका सपोर्ट रहा तो बहुत लंबी जाएगी। जल्दी से इसका हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, आगे बढ़ने में थोड़ा सहयोग करें। अब फटाफट चलते हैं उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जर्नी पर जहां हमने कल ब्रेक लिया था। क्वेश्चन नंबर 43 पर, जो आपका होमवर्क क्वेश्चन था, आपकी स्क्रीन पर है। आज का टॉपिक है पार्ट 6 ऑफ चैप्टर नंबर 23, द स्टेट लेजिस्लेचर। जो दोस्त नए हैं उन्हें बता दूं कि पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर की जरूर देखें, ताकि उसके अंदर जो मैंने कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं 15 से 16 मिनट में, टू द पॉइंट, क्रिस्प, एग्जाम ओरिएंटेड, उनको आप पढ़ सकें, बहुत सारे क्वेश्चंस के खुद आंसर कर सकें। और जो वहां पर भी कवर नहीं है वो इन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन के थ्रू कवर होगा। सो कुछ भी स्किप मत करें, ऑलरेडी वीडियोस बहुत छोटी हैं, टू द पॉइंट हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स दी गई थी। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट can be made a minister in a state for the 6 months even if he or she is not a minister of the legislature of the state। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी इंसान को जो कि वोट देने के लिए एलिजिबल है उसको मंत्री बनाया जा सकता है 6 महीनों के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर हो या नहीं। स्टेटमेंट नंबर 2 कहती है, अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस टू imprisonment of the 5 years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from the prison। जो आरपीए एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 अधिनियम, इसके तहत अगर कोई भी इंसान जो दोषी है किसी क्रिमिनल ऑफेंस का और उसको 5 साल की जेल हो चुकी है, तो वो जेल से रिहा होने के बाद भी परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा किसी भी इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए। सो ये 4 स्टेटमेंट्स आपकी स्क्रीन पर। 2 स्टेटमेंट्स थी, 4 ऑप्शंस हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। आईएएस प्री 2020 का क्वेश्चन, डी इज द आंसर, नीदर 1 nor 2, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन कहती है, प्रोविजन फॉर दी
क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कम्स अंडर द आर्टिकल 173 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी प्रोविजन दिया गया है क्वालिफिकेशन के लिए कि आपको मेंबरशिप के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, तो आर्टिकल 173 में दी गई है। इसके तहत कोई भी पर्सन जो क्वालिफाई नहीं करता शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूज इन लेजिस्लेचर अनलेस, जब तक उसके पास ये योग्यताएं ना हो, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इन केस बी कहता है इज इन द केस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट लेस देन 25 ईयर्स एज। लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के केस में 25 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में 30 ईयर्स की एज कम से कम होनी चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए। उसके बाद है सी कहता है possesses such other qualification और भी क्वालिफिकेशन है as may be prescribed in that behalf और by or under any law made by the parliament, कि कोई भी ऐसी क्वालिफिकेशंस कि जो पार्लियामेंट ने समय समय पे कानून द्वारा निर्धारित की हैं। इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत हो गई। और आरपी एक्ट 1951 जिसमें ये कहा गया कि कोई भी इंसान अगर दोषी है और कम से कम 2 साल की जेल हो उसे, a person convicted of any offense and sentenced to imprisonment for not less than 2 years, कम से कम 2 साल की, shall be disqualified from the date of such conviction, जिस दिन उसे दोषी ठहराया गया है उस डेट से 2 साल तक, उस पीरियड के लिए अगर वो दोषी पाया गया है तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। एंड शैल कंटिन्यू टू बी डिस्क्वालीफाइड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ द 6 ईयर्स सिंस हिज रिलीज, जिस दिन वो रिहा हो जाए उस डेट से अगले 6 साल तक वो मतलब डिस्क्वालीफाई रहेगा, कंटेस्ट नहीं कर सकता। बट परमानेंट नहीं है, वहां वर्ड था परमानेंट, इसलिए ऑप्शन 2 भी गलत हो गई, स्टेटमेंट 2 भी गलत हो गई और ऑप्शन हो गई डी इज द राइट आंसर, नीदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44। इफ द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट वांट्स टू रिजाइन ही विल गिव हिज रेजिग्नेशन टू। अगर जो स्पीकर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट के, वो रिजाइन करना चाहते हैं तो अपना इस्तीफा किसे देंगे? ए चीफ मिनिस्टर, बी गवर्नर, सी डेप्यूटी स्पीकर या डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिहार पीसीएस 1995 में आया था क्वेश्चन एंड डेप्टी स्पीकर सी इज द आंसर। आर्टिकल 179 का क्लोज बी कहता है इफ द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट वांट्स टू रिजाइन, किसे देंगे? डेप्टी स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्हें इस्तीफा देंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45। द स्पीकर कंटिन्यूज टू बी स्पीकर इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली अंटिल, मतलब जो स्पीकर हैं वो ही स्पीकर रहेंगे विधानसभा के भंग होने के बाद भी, डिसॉल्व होने के बाद भी। कब तक? ए इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यू असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द डिसोल्यूशन, मतलब जो नई असेंबली बनेगी डिसोल्यूशन होने के बाद, पुरानी जो डिसॉल्व हो गई है और नई बन गई है, तो इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट सिटिंग, जब तक उसकी फर्स्ट सिटिंग नहीं होती तब तक पहले वाले ही बने रहेंगे। क्या ये सही है? बी इलेक्शन ऑफ द न्यू स्पीकर, सी ही डिजायर जब तक वो चाहें, या डी नन ऑफ दीज। यूपीपी से 2004 का क्वेश्चन, ए इज द आंसर। आर्टिकल 179 कहता है कि स्पीकर कंटिन्यू रहेंगे स्पीकर जब तक डिसोल्यूशन असेंबली हो जाए अंटिल द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यू असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड, जब तक नई असेंबली बनती है और उसका पहला सेशन नहीं हो जाता तब तक वो रहेंगे पुराने वाले। क्वेश्चन नंबर 46। हाउ लॉन्ग कैन अ मिनिस्टर कंटिन्यू विदाउट बीइंग इलेक्टेड टू अ स्टेट असेंबली, कब तक एक मिनिस्टर रह सकते हैं एक मंत्री के पद पे बिना इलेक्ट हुए स्टेट असेंबली में? अभी वो निर्वाचित भी नहीं हुए फिर भी वो स्टेट असेंबली के मेंबर रह सकते हैं, मिनिस्टर रह सकते हैं। 1 ईयर, 6 मंथ्स, सी 3 ईयर्स या डी 3 मंथ्स। छत्तीसगढ़ पीसीएस का 2003 का क्वेश्चन एंड बी योर आंसर। एमपी पीसीएस में भी आया भाई, 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है, मैक्सिमम 6 महीने। ऑलरेडी हम जो आज हमने होमवर्क क्वेश्चन जो किया था उसमें हमने देखा ये ऑलरेडी वहां पे आ चुकी है। आर्टिकल 164 का क्लोज 4 ये कहता है अ मिनिस्टर कैन कंटिन्यू फॉर एनी पीरियड ऑफ द 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स, लगातार 6 महीने, विदाउट बीइंग इलेक्टेड टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट एंड शेल एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड सीज टू मिनिस्टर। 6 महीने तक वो रह सकते हैं बिना किसी भी असेंबली का हिस्सा हुए बिना भी 6 महीने तक पद पे रह सकते हैं। उसके बाद उनकी वो एक्सपायरी पीरियड खत्म हुआ, जैसे डेट ऑफ एक्सपायरेशन आई वो मंत्री के पद से हट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47। पे एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट आर डिटरमिन्ड बाय, जो पे अलाउंसेस है जो डिटरमिन की जाएंगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, बताइए कैसे? दैट इज ए चीफ मिनिस्टर, बी गवर्नर, सी चीफ सेक्रेटरी या डी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यूपीपी से 2008 का क्वेश्चन, बताइए क्या इसका आंसर है? डी इज द आंसर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करेगी। आर्टिकल 164 का क्लॉज 5 उसके तहत कि सैलरी अलाउंसेस जो भी है मिनिस्टर्स की शैल बी सच दैट, जैसे कि लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय लॉ डिटरमिन, जो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा कानून के द्वारा टाइम टू टाइम, अंटिल लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट सो डिटरमिन, जब तक वो ऐसा कुछ स्पेसिफाई करता है, टाइम लेता है, तब तक किस चीज को माना जाएगा? जो सेकंड शेड्यूल में स्पेसिफाई है उसके तहत जो सैलरीज बनती हैं वैसे दी जाएंगी।
शेड्यूल्स याद होंगे, जो स्टूडेंट्स नए आर्टिकल्स वाला चैप्टर देखें। 12 सूची जो हमारी होती हैं, सूची जिन्हें शेड्यूल्स कहते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 48, हु प्रोरोग्स द विधानसभा ऑफ अ स्टेट? विधानसभा का जो सेशन है उसे कौन स्थगित करता है, खत्म करता है उस सेशन को? ए गवर्नर, बी विधानसभा स्पीकर, सी चीफ मिनिस्टर या डी लॉ मिनिस्टर? एमपीपी से 2002 का क्वेश्चन, गवर्नर इज द आंसर। गवर्नर प्रोरोग करते हैं, विधानसभा के सेशन को स्थगित करते हैं, फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, आफ्टर द अयोध्या इंसिडेंट इन 1992, अयोध्या का जो इंसिडेंट हुआ 1992 में, विधानसभा इन द सम स्टेट्स वर डिसॉल्व्ड, कुछ स्टेट्स में जो विधानसभा थी वो भंग कर दी गई थी। आउट ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द स्टेट विधानसभा वाज नॉट डिसॉल्व्ड? इनमें से कौन सी स्टेट थी जहां विधानसभा डिसॉल्व नहीं की गई? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश या डी बिहार? बिहार इज द आंसर। अयोध्या में का जो इंसिडेंट हुआ बाबरी मस्जिद वाला 1992 का, विधानसभा बीजेपी रूल जो स्टेट्स थे जहाँ पे यूपी, एमपी, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, वहाँ डिसॉल्व कर दी गई थी, बट बिहार के अंदर डिसॉल्व नहीं की गई थी। और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था 1995 से ले, और इन 1995 1980 के बाद का जो दौर था। क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज प्रपोज्ड द रिजर्वेशन फॉर द मुस्लिम्स इन द जॉब्स एंड एजुकेशन? इनमें से किस स्टेट में, क्योंकि 2003 का क्वेश्चन है तो उस हिसाब से उतनी रेलेवेंसी भी ना बने, फिर भी जानकारी के लिए देख लें। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका? ए इज द आंसर, आंध्र प्रदेश। जो गवर्नमेंट थी आंध्र प्रदेश की, रिजर्वेशन लेके आई थी मुस्लिम्स के लिए इन दी जॉब्स एंड एजुकेशन इन 2004, लेकिन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उसे कैंसिल कर दिया था 2007 में। और द गवर्नर, जो गवर्नमेंट थी आंध्र प्रदेश की, लिमिटेड द रिजर्वेशन फॉर द मुस्लिम्स टू 4% इन द कॉन्सोनेंस विद द 50% लिमिट। 50% की जो लिमिट है उसके साथ तालमेल खाते हुए 4% तक सीमित कर दी थी। फिर बाद में इट वॉज अगेन कैंसल्ड बाय द हाई कोर्ट, कैंसिल कर दी, लेकिन नेवरदलेस सुप्रीम कोर्ट द इंटरिम डिसीजन एक्सेप्टेड द रिजर्वेशन मेड बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जो बनाई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे टेम्परेली एक्सेप्ट कर लिया था रिजर्वेशन को, बट फाइनल डिसीजन अभी तक अवेटेड था। अब इसके बारे में बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, इसके बारे में आज का क्या स्टेटस है ये कमेंट में आप बताएंगे। आपको नहीं पता लगा फिर मैं बताऊंगा। सो दोस्तों, मुझे डैम श्योर है कि आप आंसर जरूर दे देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट, भारत का संविधान कहता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 450 मेंबर्स। लेजिस्लेटिव असेंबली है किसी भी स्टेट की, उसमें 450 से ज्यादा मेंबर ना हो, चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शंस फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट। जो अलग अलग निर्वाचित क्षेत्र से लोगों के द्वारा चुने जाते हैं वो मेंबर्स मैक्सिमम 450 हो सकते हैं। 2 कहता है पर्सन शैल नॉट बी डिसक्वालिफाइड टू बी चूजन to fill a seat in the legislative assembly of a state if she is the less than 25 years of age। कोई भी पर्सन क्वालिफाई नहीं करेगा लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट के लिए अगर वो 25 साल से कम उम्र का है। A 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2, D नीदर 1 नॉर 2। IS प्री 2008 का क्वेश्चन, B इज आंसर, 2 ओनली। पहली वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। आर्टिकल 170 का क्लोज 1 कहता है कि हर एक स्टेट के अंदर मैक्सिमम मेंबर 500 हो सकते हैं, 60 कम से कम मेंबर हो सकते हैं, जो हम मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में इस चैप्टर की। और मिनिमम एज चाहिए 25 साल, ये भी हम पढ़ चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, विच इज द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव द कॉमन सिविल कोड? बताइए कॉमन सिविल कोड किस स्टेट के पास है? जम्मू कश्मीर, मिजोरम, सी नागालैंड, डी गोवा? ये जो आज हमने जो कार्टून वीडियो बनाई उसके द्वारा दिया गया क्वेश्चन, एंड दिस इज द आंसर। 1867 में कार्डिगो सिविल पोर्तुगीज, ये पोर्तुगीज सिविल कोड था जो बनाया गया था, एंड गोवा के अंदर 1870 से विद सम मॉडिफिकेशन बाद में। ठीक है, तो गोवा के लिए ऐसी स्टेट है जहां पे कॉमन सिविल कोड चलता है। नाउ टाइम फॉर योर होमवर्क क्वेश्चन। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 53। हाउ मेनी रीऑर्गेनाइज स्टेट्स हैड द बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स इन 1956? जो दोबारा पुनर्गठित स्टेट्स हैं, प्रांत हैं, राज्य हैं, उनमें बताइए कि किसके पास दोहरे सदन है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, दो सदन है, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। ये 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन। सच में सेशन अच्छा लगा तो प्लीज यार दोस्तों जरूर बांटें यार, थोड़ा सपोर्ट करें भाई। 151 दिन हो गए यार, 5 महीने नॉन स्टॉप बिना ब्रेक के। चाहे जगह हो हरियाणा, चाहे हो पंजाब, चाहे हो आंधी, चाहे हो तूफान, चाहे सेहत अच्छी चाहे बुरी, बंदा आपके लिए हाजिर है। अब थोड़ा सा जोर लगा दो, सपोर्ट कर दो यार, मुझे भी हौसला अफजाई मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।